एग्जाम्पल लेके चलते हैं, बिल्कुल बेसिक एग्जाम्पल लूंगा और ये रिपीट की तरफ भी है। मैं एक रेस्टोरेंट के अंदर जाता हूँ, ठीक है, ये मैं पहले फर्स्ट क्लास में भी एक एग्जाम्पल दे चुका हूँ। मैं एक रेस्टोरेंट में जाता हूँ, रेस्टोरेंट के अंदर जाने के बाद मेरे पास ना 3 चीज़ें वेरी करती हैं। अब मैं ड्राइंग भी बना के दिखा रहा हूँ ताकि क्लियर हो जाए सबको ना। अच्छा, मैं एक रेस्टोरेंट के अंदर चला गया, ठीक है। अब रेस्टोरेंट में हमारे पास कौन कौन से लोग मौजूद होते हैं। एक तो हो गया हमारे पास शेफ, ठीक है, एक हमारे पास हो गया वेटर। अब इस चीज को ऐसे समझें, अगर मुझे लेट्स सी सर हमजा अहमद अरबी को, ये हमजा होगा और ये हो गया शेफ, ठीक है। अभी बिल्कुल सिंपल सी एग्जांपल लेके चल रहा हूं ना मैं। अगर सर हमजा को चिकन बिरयानी खानी है तो वो क्या करेंगे, वेटर को कॉल करेंगे या खुद जाके शेफ को जाके बता देंगे, किचन में जाके शेफ को बताएंगे, या खुद भी तो जा सकते हैं। बिल्कुल, सर क्या करेंगे, सर को एक बैरियर चाहिए, एक मीडियम चाहिए जो सर की बात को आगे शेफ तक कन्वे कर सके। हो सकता है सर बोले बिरयानी में इलायची नहीं डालना, बिरयानी में इलायची नहीं डालना, सही है, या कड़ी पत्ता नहीं डालना, सही है, हाँ वो पुलाव बन जाएगा। तो अब ये सारी चीजें जो है सर की जो रिक्वायरमेंट है वो डायरेक्ट शेफ को बताएंगे। तो सर या तो एक तरीका ये है कि सर खुद जाएं, शेफ के बराबर में खड़े हों और उसको बोलेंगे भाई कड़ी पत्ता नहीं डालना, इलायची नहीं डालना। लेकिन ये तरीका सही है, इस तरीके से तो फिर क्या होगा, हर जो बंदा होगा सर हमजा की जगह पे सर फहद आ गए, सर फहद आ गए, सर फहद ने बोला मुझे कोरमा खाना है, लेकिन कोरमे में बादाम चाहिए, मुझे बादामी कोरमा खाना है। अब ये सर फहद भी अपनी जाके शेफ को रिक्वायरमेंट बता रहे हैं, तो ये तरीका गलत है या सही है? गलत है ऑब्वियसली, जाहिर सी बात है। हो सकता है उसके बाद तैमूर आ जाए, तैमूर कुछ और ऑर्डर कर रहा हो, वो अपनी फरमाइश बता रहा हो, इस तरीके से कोई और अपनी फरमाइश बता रहा हो, तो इससे क्या होगा, हर बंदा जाके शेफ से डायरेक्ट बात कर रहा है, जो गलत है। हमें कोई एक ऐसा बैरियर चाहिए होता है जो हमारी बात को रेस्टोरेंट के अंदर जो शेफ बैठा हुआ है उससे कन्वे करे, यानी हमारा जो भी इनपुट है वो डायरेक्ट जाके शेफ को बता दे। उसको हम आसान जबान में क्या कहते हैं, वेटर। वेटर कहते हैं। अब मेरे पास एक वेटर आता है, मेरे पास एक वेटर आता है, वो वेटर मेरी तमाम रिक्वायरमेंट लेके जा रहा है। मैंने उसको बता दिया बिरयानी खानी है, इलायची नहीं डालना उसके अंदर, वो जाके शेफ को बता रहा है। शेफ क्या कर रहा है, शेफ को कुक करके दे रहा है, सही है। कुक करने के बाद वो चीज वेटर को वापसी लाके दे रहा है, वेटर मुझे लाके दे रही है, सही है। ये हमारे मेन नॉर्मल रेस्टोरेंट का प्रोसेस होता है, फ्लो। यहाँ तक किसी का कोई इशू नहीं है, ठीक है। आपके रियल वर्ल्ड सिनेरियो को ना लेते हुए हमारा पूरा का पूरा ना प्रोग्रामिंग डिपेंड करता है, और पूरी प्रोग्रामिंग इसी तरीके से बनाइए। अब इसको थोड़ा सा ना और आसान कर देते हैं। यहाँ पे मैं कर देता हूँ फ्रंट एंड, बैक एंड आ गया, सही है। मैंने एक अच्छी सी नेक्स्ट.जेएस के ऊपर एप्लीकेशन बना ली शॉपिंग कार्ट की, सही है।
शॉपिंग कार्ट की एप्लीकेशन बनाने के बाद अब मुझे उसके ऊपर बैकएंड कनेक्ट करना है। अब जाहिर सी बात है, बैकएंड कनेक्ट करने के लिए या तो मेरा फ्रंट एंड बैकएंड से डायरेक्ट बात करे, जो कि गलत है। इसके लिए हमारे पास एक बैरियर आया या एक मीडियम आया। उस मीडियम को हम क्या कहते हैं? एपीआई। यानी एपीआई हमारा क्या काम कर रही है? एज अ वेटर का काम कर रही है। वो क्या करती है? वो मेरी फ्रंट एंड से जाके रिक्वायरमेंट लेकर आती है। वो मेरी रिक्वायरमेंट लेकर आएगी कि भाई मुझे फ्रंट एंड से मैंने एक रिक्वेस्ट करी अपना एपीआई के थ्रू यानी वेटर के थ्रू, कि भाई जाओ ये वाली रिक्वायरमेंट लेके मेरे सर्वर के पास। सही है, वो मेरी रिक्वायरमेंट लेके गई सर्वर के पास। अब सर्वर जो है एक एज अ शेफ की एग्जांपल है, वो मेरी रिक्वेस्ट को देखेगा, रिक्वायरमेंट को देखेगा और उसके बिहाफ पे वो प्रोसीड करेगा चीजों को कि ये चीज मेरे पास है। अगर है तो वो क्या करेगा? उसी एपीआई के थ्रू, उसी यानी वेटर के थ्रू वो चीज मुझे वापसी ला के दे देगा फ्रंट एंड के ऊपर। यह आ गया। ये है आपका नॉर्मल एपीआई का प्रोसेस। लेट्स सी अगर मेरे पास कोई चीज अवेलेबल नहीं है, मैंने फ्रंट एंड से यानी मैंने खुद से रिक्वेस्ट करी कि भाई मुझे कुछ खाना है, मुझे चिकन चाउमीन खाना है। हो सकता है वेटर मेरी रिक्वेस्ट लेके शेफ के पास गया, शेफ ने मुझसे बोला कि यार ये तो चीज मेरे पास अवेलेबल ही नहीं है, तो वो वापसी वेटर को लाके दे देगा। ऐसे हमारा बैकएंड काम करता है, फ्रंट एंड बैकएंड काम करता है। तो एपीआई हमारा बेसिकली एक मीडियम है जो आपके फ्रंट एंड और बैक एंड को कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता है। यहां तक सबका क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास एपीआई कितनी टाइप्स की होती हैं? कोई बता सकता है मुझे? बिल्कुल सही बताना है। पब्लिक और प्राइवेट एपीआई होती हैं, या जिसको मैं आसान जबान में बोलूं या डेवलपर की जबान में बोलूं तो एक हमारी होती है ओपन एपीआईज, ओपन सोर्स एपीआईज, पब्लिक एपीआईज। ये हमारी कस्टम एपीआईज। अब सर ये दो क्या चीजें होती हैं? अब वो भी बता देते हैं। हमारे पास ना एपीआईज में दो टाइप्स होती हैं। एक हमारे पास होती है थर्ड पार्टी एपीआई। आपको इसी का नाम बताया गया होगा, थर्ड पार्टी एपीआई कहलाती है। आपने यूज भी करी है। कौन कौन सी यूज करी है? इसको या तो हम थर्ड पार्टी एपीआई बोलते हैं या पब्लिक एपीआई बोलते हैं या हम इसको ओपन सोर्स एपीआई बोलते हैं। सही है, ऐसा ही है। कोई मुझे एग्जांपल दे सकता है कि आपने अभी तक एपीआईज इंटीग्रेट करी है? कौन कौन सी थर्ड पार्टी एपीआईज होती हैं? हाँ हाँ सही बता रहे हैं, बिल्कुल। अच्छा, पहले तो समझे थर्ड पार्टी एपीआई का मतलब क्या होता है। थर्ड पार्टी ओपन सोर्स या पब्लिक एपीआई का पर्पस ही होता है कि ये एपीआई जो है ना, ये भी डेवलपर्स ही बनाते हैं, ये कोई दूसरा बंदा नहीं बनाता। सही है, ये एपीआई भी डेवलपर बना के रख देते हैं और इसको ओपन सोर्स कर देते हैं। ओपन सोर्स का मतलब इसको पब्लिक कर दिया उन्होंने। पब्लिक इस वजह से करा ताकि इस एपीआई को वो यूज कर, बाकी जो बंदे यूज कर सकें। हो सकता है मैं भी एक एपीआई बनाऊं क्रिप्टो की, क्रिप्टो करेंसी की एपीआई बनाऊं, उसको पब्लिक कर दूं, तो मेरे पास क्या होगा, वो ओपनली हर किसी के लिए अवेलेबल हो जाएगी और मैं वहां पे क्या करूंगा, उससे डेटा गेट करके अपने पास शो करा दूंगा। आपके पास इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल जो सर फाद ने बताई थी ना, मुझे याद है मैं क्लास में नहीं था लेकिन मेरी नजरें थी क्लास के अंदर ना, आपको जेसन प्लेस होल्डर की एक एपीआई बताई थी, ऐसा ही है? yes, आपने जेसन प्लेस होल्डर से टू डूज गेट करे थे, ऐसा ही है? टू डूज गेट करके आप लोगों ने आपको प्रिंट कराए थे। वो आपकी एक ओपन एपीआई की बहुत जबरदस्त, यानी ओपन सोर्स एपीआई की एक जबरदस्त एग्जांपल है कि यानी थर्ड पार्टी एपीआई फ्री आपके पास मौजूद है, आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक और एपीआई थी जो सबसे ज्यादा भी पॉपुलर हुई है, वो है फेक स्टोर एपीआई।
अब ये फिक्स स्टोर एपीआई जो है ये आपका असाइनमेंट दिया था सरफाद ने, सही है। ये फिक्स स्टोर एपीआई क्या है, इसमें आपके पास ना डमी प्रोडक्ट्स पड़े हैं, सही है। और इसके अंदर मैंने इसको जब सर्च आउट करा, अच्छा मैं इसको बहुत पहले यूज करा था जब ये स्टार्ट में आई थी, और अब इसके अंदर काफी सारी चीजें आ गई हैं। इसके अंदर सर्चिंग भी आ गई है, सॉर्टिंग भी आ गई है, यानी आप किसी प्रोडक्ट को सर्च भी कर सकते हैं, सॉर्ट भी कर सकते हैं, और इसको अलग अलग करें। इसके अंदर पेजिनेशन भी है, यानी आप पर उसमें एक उसमें 10 का डेटा दिखा सकते हैं, फिर पेज 2 में 20 का डेटा दिखा सकते हैं। ये जब हम लोग करेंगे ना आगे तो आपको समझ आएगा। फिक्स स्टोर एपीआई थी आपके पास, जिसका आपको उन्होंने एक असाइनमेंट दिया था कि क्लाइंट एंड सर्वर के ऊपर जो है आपको डेटा फैच करके दिखाना है। अब ना ये तो 2 एग्जाम्पल हो गए। अब मैं आपको ना एक छोटा सा टास्क भी दूंगा। आपके पास जो है ना एक ना रैपिड एपीआई है, ठीक है। यहां पे जाके सर्च कर लेना रैपिड एपीआई के नाम से गूगल पे। ये है क्या, अब इसको ओपन होने से साइन इन कर लेता हूं मैं गूगल से ना। डायरेक्ट आप इसको साइन इन करेंगे जाके, सही है। मैं दोबारा दिखा देता हूँ, रैपिड एपीआई पे चले आना। रैपिड एपीआई पे जाने के बाद साइन इन कर लेना डायरेक्ट अपने गूगल के अकाउंट से, सही है। साइन इन बोलेगा कंटिन्यू एज गूगल अकाउंट, तो अपने ओरिजिनल गूगल अकाउंट से ना एक दफा इसको साइन इन कर लेना। अब ये जरूरी क्यों है सर, ये क्यों करवा रहे हैं? अच्छा रैपिड एपीआई को किसी का आइडिया, किसी को आइडिया है रैपिड एपीआई का है क्या चीज ये? नहीं है, मुझे पता है भाई। आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग जो है ना अभी थर्ड पार्टी एपीआई से इंटीग्रेट करने के लिए ना जाके कस्टम ढूंढ रहे हो, क्या ढूंढ रहे हो कि ये एपीआई मिल रही है, ये एपीआई है। रैपिड एपीआई क्या है, रैपिड एपीआई ना हर तमाम एपीआई का ना एक बहुत बड़ा हब है या मार्केट प्लेस है। यहाँ पे अगर आपको आके वेदर से रिलेटेड एपीआई सर्च करनी है ना, जो अशारिफ का असाइनमेंट भी आपका वेदर एपीआई, सही है। तो यहाँ पे आपको ना देखना, यहाँ पे आपको तमाम वेदर की एपीआई मिल जाएंगी, जो फ्री भी हैं जो पेड भी हैं। तो ये अपने पास लिख लो, अगर कोई भी एपीआई आपको चाहिए जो ओपन सोर्स हो या पेड हो तो आपको यहाँ पे आके मिल जाएंगी, ठीक है। या आपको लेट्स सी क्रिप्टो की कोई एपीआई चाहिए, क्रिप्टो करेंसी की, क्रिप्टो करेंसी की एक एपीआई चाहिए। सर्चिंग का समझ। अब मैंने यहाँ पे लिखा है ना, तो इसने मुझे क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड एपीआई तमाम प्रोवाइड करती हैं। अब इसमें क्या है, ये एपीआई बाज़ औक़ात आपकी जो होती है ना रिक्वेस्ट पे डिपेंड करती है। सर अब ये रिक्वेस्ट क्या है, मतलब मैंने एक दफ़ा मेरे पास एक यूज़र आया, उसने एक रिक्वेस्ट करी सर्वर के ऊपर, तो वो एक रिक्वेस्ट हो गई। ऐसे दूसरा यूज़र आया, उसने दूसरी रिक्वेस्ट करी, तो क्या 2 रिक्वेस्ट हो गई। हो सकता है एक यूज़र 2-3 दफ़ा रिक्वेस्ट करे। तो ये क्या है, एक टाइम तक के ना आपके पास फ्री भी है, इसमें आपके पास फ्री भी और प्रीमियम भी आ रही है। अब लेट्स सी मुझे अगर कोई वेदर एपीआई को इंटीग्रेट करना है तो मैं आ जाऊंगा वेदर, वो बंद हो गया, उन्होंने बंद ही कर दिया रेट लिमिट की वजह से। हाँ वो ईमेल चेंज करने का सोच रहा हूँ, लेकिन मैं नहीं सकता नहीं, डेट लिमिट हो गई है, मैंने कॉपी पेपर भी लगाया। बैन है, बैन है, रैपिड एपीआई बैन है, ये बैन नहीं है। मैंने कल रात तक इसमें से क्रिप्टो की और वेदर की एपीआई इंटीग्रेट करी है और फ्री चल रहा है मेरे पास जो है ना। अच्छा फिलहाल इसको आप लोग जाके टेस्ट करेगा, इसके ऊपर एपीआई होती हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, सही है। जाके कोई भी एपीआई सेलेक्ट करना, थर्ड पार्टी एपीआई, और उसको इंटीग्रेट करके देखना। बस ये एक तरीके का आपका मार्केट प्लेस है, आप लोग को एपीआई ढूंढने की जरूरत नहीं है, सर्च पे जाना, कोई भी एपीआई लिखना। अब जैसे मुझे कोई नेटफ्लिक्स है, नेटफ्लिक्स के ऊपर जितनी भी मूवीज की रेटिंग आ रही होती है या कुछ आ रहा होता है, तो उसमें यहाँ पे अगर आप जैसे मूवीज की लिखेंगे ना, तो मूवीज की जैसे IMDb की एक एपीआई होती है, IMDb की सबसे ज्यादा पॉपुलर एपीआई होती है।
तो क्या होगा, उसकी भी एपीआई आपको यहाँ पे मिल जाएगी, तो आप उसको यूटिलाइज कर लेना। तो मैं आपको बताने का पर्पस ये है कि आप लोगों को जाके एपीआई, थर्ड पार्टी एपीआई सर्च आउट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट रैपिड एपीआई पे अपना अकाउंट बनाना। नहीं बने तो इनकॉग्निटो पे बना लेना, वरना या अपना जो है ना वीपीएन लगा के अपनी प्रॉक्सी चेंज कर लेना, तो वो बन जाएगा। हो सकता है पाकिस्तान में बैन कर दिया। तो मैंने आपको ना एक आसान तरीका बता दिया है कि आपको थर्ड पार्टी एपीआई ढूंढने की जरूरत नहीं है, आप रैपिड एपीआई पे चले आना। ये बेसिकली एक मार्केट प्लेस या पूरा हब है या स्टोर है, यहाँ पे आपको तमाम एपीआईज मिल जाएंगी, फ्री भी और प्रीमियम, ठीक है। अब ये तो हमें समझ आ रहा है कि थर्ड पार्टी एपीआईज वो होती हैं जो हर किसी के लिए पब्लिकली अवेलेबल हो गई हैं। अब इसके बाद मेरे पास में कुछ एपीआईज होती हैं जिसको हम कहते हैं प्राइवेट एपीआईज या कस्टम एपीआईज। सर ये प्राइवेट एपीआईज और कस्टम एपीआईज क्या होती हैं? अब आपके सामने एक एग्जांपल है, आप लोगों में से सबने अमेज़न और दराज को यूज करा है? सबने करा होगा, बिल्कुल। अमेज़न या दराज के ऊपर जो प्रोडक्ट फैच होके आते हैं, जाहिर सी बात है या आप दराज के ऊपर लॉगिन करते हैं, सही है। दराज जब आप लॉगिन करते हैं गूगल के थ्रू या जिसके थ्रू, तो आपकी एक एपीआई हिट होती है, सही है। एपीआई जाती है डेटाबेस सर्वर के पास, सर्वर रिक्वेस्ट को प्रोसेस करके आपको लाके दे देते हैं उसका रिजल्ट। या तो आप साइन इन करते हो या आप साइन अप करते हो, ठीक है, ऐसा ही होता है, बिल्कुल होता है। दराज ने अपनी एपीआई पब्लिक की नहीं है, उसके पास एक रिक्वायरमेंट थी। यानी आपकी थर्ड पार्टी एपीआई, आपकी कस्टम एपीआई या प्राइवेट एपीआई कब क्रिएट होती हैं? जब आपके पास बिजनेस की कोई रिक्वायरमेंट होती है। लेट्स सी मुझे एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन बनानी है, मैंने एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन बनानी है, तो उसके अंदर मेरे पास सबसे पहले तो प्रोडक्ट की लिस्टिंग आ रही होगी, सही है, यानी मेरे पास प्रोडक्ट शायद शो हो रहे होंगे। अब वो एपीआई मैं अपनी बिजनेस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली बनाऊंगा कि भाई हो सकता है मैं वॉचेस का बिजनेस करता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, वॉचेस से रिलेटेड ही एक एपीआई बनाऊंगा कि जो मेरी वॉचेस का डेटा लाके दे रहा हो। ये तो नहीं है कि वो जाके मुझे हो सकता है मेरे फेशियल प्रोडक्ट से रिलेटेड लाके कोई मुझे डेटा दे रहा हो। तो ये क्या होती है, आपकी कस्टम एपीआईज होती हैं जो आपकी बिजनेस रिक्वायरमेंट को लेके बनती हैं। मेरे पास एक मेडिकल का एक पूरा एडमिन डैशबोर्ड चल रहा है, सही है। अब मेडिकल के एडमिन डैशबोर्ड के अंदर मेरे पास रिक्वायरमेंट है कि मैं किसी डॉक्टर को अपॉइंट कर सकता हूँ, किसी एडमिन स्टाफ को अपॉइंट कर सकता हूँ, किसी मैं बाकी के जो हमारे डॉक्टर से रिलेटेड नहीं मेडिसिन नहीं, वो क्या होते हैं, अरे वो अरे इनका जो नाम होता है, पेशेंट भी होते हैं, कंपाउंडर जिनको कहते हैं, कंपाउंडर, चलो कंपाउंडर है, हाँ नर्स या मर्स, ठीक है। अब डॉक्टर नहीं हूँ मैं, लेकिन मुझे अच्छा, अब मेरे पास क्या है, एक बिजनेस रिक्वायरमेंट है कि मेरे पास एक एडमिन पोर्टल बनाना है जिसके ऊपर जो है मेरे पास सारे हॉस्पिटल का डेटा आ रहा हो, या मेरे पास जो है सारे डॉक्टर्स का, उन हॉस्पिटल्स में जितने भी डॉक्टर्स हैं उनसे रिलेटेड डेटा आ रहा हो, या मेरे पास जो उनसे रिलेटेड स्टाफ है जिसमें हमारे पास मर्स आते हैं, मर्स का मतलब मेल नर्स या नर्स का मतलब फीमेल नर्स का डेटा आ रहा हो, ठीक है। तो ये मेरी क्या हुआ, बिजनेस रिक्वायरमेंट से रिलेटेड मैंने इसकी एपीआईज बना दी, सही है। ये हमारी आपकी प्राइवेट एपीआईज कहलाती हैं, या हमारी क्या कहलाती हैं, कस्टम एपीआईज कहलाती है, क्योंकि ये मेरी बिजनेस लॉजिक को लेके तमाम चीजें मैं एपीआईज बना रहा हूँ। और ये ज्यादातर आपकी क्या होती है, प्राइवेट एपीआईज होती हैं, इसको आप एक्सपोज नहीं करते। एक्सपोज करोगे तो जाहिर सी बात है, मैं डेटा जो है हॉस्पिटल का वो तो मैं तमाम लोगों में बांट रहा हूँ, तो ये चीजें हम लोग क्या करते हैं, इसको प्राइवेट एपीआईज बोलते हैं कि हमने अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डेटा रखा हुआ है। अब इसको किस तरीके से हम प्राइवेटाइज करते हैं, वो चीज़ हम आगे जब हम बैकएंड देखेंगे तो हम उसको बताएंगे कि किस तरीके से हम करते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको दोनों चीज़ों का क्लियर हो गया। प्राइवेट और पब्लिक का अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप उसका डिफरेंस बता देंगे, जबरदस्त हो गया। अब और आगे चलते हैं। अच्छा, ये थ्योरेटिकली पार्ट है, मैं अभी थोड़ा सा इस चीज़ को क्लियर इस वजह से कर रहा हूँ ताकि जब हम लोग डायरेक्ट राउट हैंडर्स पे जाए ना, तो आप उस चीज़ पे कंफ्यूज ना हो कि हम क्या कौन कौन सी एपीआई यूज़ करने जा रहे हैं, ठीक है। अब अभी तक तो हमने ये देख लिया कि हमारे पास दो टाइप की एपीआईज होती है, एक थर्ड पार्टी एपीआईज और एक प्राइवेट एपीआई, सही है। अब एपीआई के मेथड्स, अब सर ये मेथड्स क्या होते हैं, मेथड्स के बारे में कोई बता सकता है? बताया था, गेट, पोस्ट, डिलीट। बाकी क्लास हो रही है सर 4 होते हैं, पुट, अच्छा। डिलीट, गेट। हमारी जब भी एपीआई क्रिएट होती है ना,
तो उसके कुछ मेथड्स होते हैं। मेथड से मुराद क्या होता है? कोई तरीका कि क्लाइंट और सर्वर के दरमियान हमें बात करनी है तो कोई तरीके के थ्रू बात करें, ठीक है। अब इस चीज को थोड़ा सा देखते हैं ना। एपीआई मेथड्स, जिसमें सबसे पहला हमारे पास एक मेथड आता है HTTP मेथड। गेट पोस्ट नहीं होता है मेथड, HTTP मेथड, सही है। अभी मैं HTTP मेथड बता दूं क्या होता है। मेथड नहीं, बस HTTP लिख देते हैं यहाँ पे, सही है। ये HTTP या HTTPS, सही है। दूसरा हमारे पास आता है सॉकेट। सर ये सॉकेट क्या होता है? तीसरा हमारे पास आता है जो हम सबसे कम यूज करते हैं लेकिन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, सोप। अब ये क्या होता है सर? साबुन नहीं है भाई, ये साबुन नहीं है। सोप की कोई फुल फॉर्म है, सर्च आउट कर लेना, मैं भी भूल गया हूँ, सही है। HTTP क्या है? अच्छा, सबसे ज्यादा यूज होने वाला मेथड जो है ना आपका, वो कौन सा है? HTTP। आप अभी जो Next.js का बैकएंड भी बनाएंगे वो किसके थ्रू बनाएंगे? HTTP की फुल फॉर्म क्या है? शुक्र अल्लाह, मुझे लग रहा था ये भी भूल जाएंगे, ये भी भूल गए होंगे। अच्छा नहीं, सॉकेट का वही है। मैं सॉकेट पे बता दूं, डिफाइन करता हूँ है क्या सॉकेट ना। अच्छा, आपका सबसे ज्यादा क्लाइंट या सर्वर के दरमियान इंटरेक्शन होती है एपीआई के थ्रू, तो वो इस HTTP के थ्रू होती है। अब इस HTTP के ना कुछ मेथड्स हैं। अब जो आप लोग गेट, पोस्ट, पुश कर रहे थे ना, वही है। इसके कुछ मेथड है, यानी कोई तरीके हैं ये। जैसे लेट्स सी, अगर मेरे क्लाइंट को यानी मेरा फ्रंट एंड को, अच्छा मैं क्लाइंट और फ्रंट एंड बोलूँ ना तो समझ आना फ्रंट एंड की बात कर रहा हूँ, क्योंकि क्लाइंट और सर्वर भी चलता है या फ्रंट एंड बैक एंड भी चलता है, या तो ये समझ जाएगा, सही है। अब हमारे पास ना कुछ तरीके होते हैं HTTP के थ्रू बात करने के। पहला तरीका, अगर मुझे किसी फ्रंट एंड के बैक एंड से मुझे कोई डेटा मंगाना है, सही है। फ्रंट एंड बैक एंड से मुझे फ्रंट एंड पे कोई डेटा मंगाना है, तो उसके लिए HTTP ने मुझे एक मेथड प्रोवाइड करा है। उस मेथड को हम क्या कहते हैं? गेट मेथड। गेट का मतलब यही होता है, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं। गेट का मतलब यही होता है कि आप फ्रंट एंड को बैक एंड को बोले कि भाई मुझे डेटा चाहिए, तो गेट का मेथड क्या करता है? फ्रंट एंड से बैक एंड पे अगर मुझे कोई डेटा लाना है तो सबसे पहले फ्रंट एंड रिक्वेस्ट करेगा मुझे प्रोडक्ट की लिस्टिंग चाहिए। बैक एंड उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद आपको डेटा इन फॉर्म ऑफ में लाके देगा। उसके लिए हमारे एक फॉर्म में डेटा लाके दे देगा, और फॉर्म की भी बात कर लेते हैं कौन सी होती है, सही है। और उस डेटा को लेकर आने में आपके पास कौन सी चीज, कौन सा मेथड यूज होता है? गेट का। ये क्लियर हो गया, सही है। दूसरा मेथड मेरे पास होता है पोस्ट का। अब हमें इसका नाम से ही पता चल रहा है, सही है। पोस्ट क्या करता है? अगर मुझे सर्वर पे कोई डेटा भेजना है, लेट्स सी मुझे कोई एक नया प्रोडक्ट ऐड करना है अपने डेटाबेस के अंदर, तो मैं यहां पे क्या यूज करूंगा? पोस्ट। थर्ड मेथड आपके पास कौन सा होता है? डिलीट का। पुट और पैच पे आता हूं मैं, सही। डिलीट क्या कर रहा है? नाम से ही पता है कि मैं फ्रंट एंड से बैक एंड के ऊपर एक रिक्वेस्ट भेज रहा हूं कि भाई ये वाला डेटा जो है ना इसको उड़ा दो, बैक एंड से उड़ा दो या डिलीट कर दो। आसान जबान में हम बोलते हैं उड़ा दिया हमने डेटा। तो हमारे पास एक मेथड यूज होता है, अगर मुझे डेटा बैक एंड से डिलीट करना है तो कौन सा होता है? डिलीट का, सही है। अब आ जाते हैं, कुछ नहीं होता, पुट होता है वो। पुट पैच। अब मुझे एक सवाल पूछना है, चले पहले इसको बताते हैं दोनों करते क्या। अच्छा, दोनों का पर्पस सेम है। अगर लेट्स सी मेरे पास एक प्रोडक्ट आ रही है, एक प्रोडक्ट के अंदर मेरे पास आ रहा है टाइटल,
डिस्क्रिप्शन और इमेज और रेटिंग, सही है। इसको थोड़ा सा ऊपर देते हैं। टाइटल में मेरे पास आ रहा है रोलेक्स वॉच, सही है। ABCXYZ, सही है। और इमेज में कुछ पाथ आ रहा होगा HTTP समथिंग समथिंग, सही है। बाद में देख लेंगे, सही है। रेटिंग मेरे पास आ रही है 3.8, सही है। ये मेरे पास जो है बैकएंड से डेटा आ रहा है मेरे पास, ठीक है। अब मैं चाहता हूं यार, ये जो मेरे पास डेटा आ गया है ना, हो सकता है मैंने इमेज लगा दी हो कैसियो वॉच की और नाम रख दिया हो मैंने रोलेक्स। अब मैं चाहता हूं कि भाई ये जो इमेज मैंने कैसियो की लगाई है ना, या तो ये चेंज हो जाए या तो इसका नाम चेंज कर दूं। तो अगर मुझे कोई भी एग्जिस्टिंग जो डेटा मेरे पास डेटाबेस में या बैकएंड में मौजूद है, उसको अगर मुझे एडिट करना है तो मेरे पास कौन से मेथड यूज होते हैं? पुट या पैच यूज होते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। मेरे पास बैकएंड के ऊपर एक डेटा ऑलरेडी पड़ा हुआ है रोलेक्स वॉच का, सही है। मैं चाह रहा हूं कि इसके टाइटल का नाम चेंज हो जाए, तो उसके लिए मेरे पास HTTP एक मेथड प्रोवाइड करता है एडिट करने का किसी भी डेटा को। वो कौन सा होता है? पुट और पैच। अब पुट और पैच क्या करते हैं? वो मेरे डेटा को लेके जाते हैं और यहाँ पे आके कैसे कर देंगे, सिर्फ उसी को उठा के। किस तरह करते हैं उसको अभी भूल जाए। किस तरह API में एडिट का काम चलता है उसको भूल जाए, सिर्फ मैं अभी आपको बता रहा हूँ। तो आपको पता लग गया कि हमारा गेट क्या करता है? लेकर आते डेटा लाने के लिए करता है। पोस्ट क्या करता है? डालते सही है। डिलीट क्या कर रहा है? डिलीट और पुट और पैच क्या कर रहे हैं? चेंज अपडेट करने के लिए, अपडेट सही है। नहीं, बता रहा हूँ आगे। अब एक इंटरव्यू सवाल आता है। आई गेस सर फादर आपने बता दिया होगा ये पुट और पैच का डिफरेंस। नहीं, वो नहीं बताया। पुट और पैच में ना एक बड़ा डिफरेंस है, कोई बता सकता है? एग्जैक्टली। अच्छा देखिए, आपसे ना ये इंटरव्यू में लास्ट में सवाल किया जाता है, खासतौर पे जब आप इंटर्न पोजीशन पे होते हैं, आपका 1 ईयर का एक्सपीरियंस होता है, ठीक है, कि पुट और पैच में डिफरेंस क्या है। जब आप पुट की API कॉल करते हो ना, तो लेट्स सी मुझे मिनिमम चेंजेस करनी है। अभी मैंने आपको बताया कि मुझे रोलेक्स वॉच का नाम चेंज करके कैसियो वॉच करना था, यानी मुझे एक प्रॉपर्टी को एडिट करना था। तो मैं वहां पे क्या यूज करूंगा? पैच। पैच एक होता है ना छोटा सा हिस्सा फिल आउट करना, तो इसी वजह से इसका नाम क्या रखा हुआ है? पैच। याद रख लो, अगर आपके पास बहुत सारा डेटा आ रहा है और उस डेटा में से आपको कोई एक छोटी सी फील्ड को एडिट करना है या अपडेट करना है, आसान जबान में अपडेट करना है, तो वहां पे आप कौन सी API यूज करोगे? पैच की। हो सकता है मुझे पूरा का पूरा डेटा ही अपडेट करना है, तो मैं वहां पे क्या यूज करूंगा? पुट। ये क्लियर हो गया डिफरेंस? ये आपका लास्ट में इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से सवाल किया जाता है कि पुट और पैच में क्या डिफरेंस है। अच्छा, HTTP के बस यही मेथड है 5? और भी होंगे ऑप्शनली ऑप्शन हमारे पास। अच्छा, ऑप्शन हमारे पास 2 एडिशनल मेथड्स भी होते हैं। मैं बस उसको ना ओवरव्यू दूंगा, क्योंकि वो जो है ना हमारे मोस्टली ब्राउजर खुद ही कर रहे होते हैं, लेकिन हमें बताना जरूरी है, ठीक है। एक हमारे पास होता है ऑप्शन का काम। सर ये छठा मेथड कहाँ से आ गया? ये तो हमने कभी सुना ही नहीं था। अच्छा, ये सवाल ना मुझसे पूछा गया था इंटरव्यू पे कि ऑप्शन क्या करता है, और मैं भी कंफ्यूज था कि ऑप्शन करता क्या है। ऑप्शन क्या करता है? ये बेसिकली आपके ब्राउजर की तरफ से कॉल जाती है, या आप इसका कोई बनाते नहीं हो API, ये आपका ब्राउजर कॉल कर रहा होता है, और ये लास्ट में पूछा जाता है। हमारे पास क्या होता है, अगर एक फ्रंट एंड बैक एंड कम्युनिकेट करता है विया API के थ्रू, ठीक है, हमने ये समझ लिया। लेकिन अगर मैं एक गेट की कॉल मार के डेटा ले रहा हूँ ना बैक एंड से, यानी कॉल कर रहा हूँ, गेट की कॉल कर रहा हूँ कि मुझे प्रोडक्ट की लिस्ट ला के दो, उससे पहले ब्राउजर मेरी ऑप्शन की कॉल करता है। सर ये ऑप्शन की कॉल करता क्या है? बेसिकली ब्राउजर ऑप्शन की कॉल करता है मेरे सर्वर को। आपका कोई भी ब्राउजर, इसमें ब्राउजर में आपका गूगल क्रोम आ जाएगा, आपका मोज़िला आ जाएगा, आपका सफारी आ जाएगा, कोई भी ब्राउजर होगा, ओपेरा आ जाएगा। ब्राउजर मेरे डायरेक्टली सर्वर को कॉल करेगा मेरी इस API कॉल होने से पहले
कि ये बंदा गेट की कॉल कर रहा है, तुम्हारे पास ऐसा कोई मेथड मौजूद है, ऐसा कोई मेथड मौजूद है तुम्हारे पास बैकएंड के ऊपर, अगर वो मौजूद होता है बैकएंड के ऊपर मेथड, तो वो मेरी ये जो गेट की कॉल होती है जाने देता है, अदरवाइज वो एरर दे देता है। एक एरर होता है जिसको हम डिस्कस करेंगे, कॉर्ड्स एरर, जो बाद वक्त आप लोगों के यहाँ बहुत आ रहा होता है, जिसका आसान तरीका ये होता है कि आपके पास एड ब्लॉकर चल रहा होता है तो उसको बंद कर दें या उसको इनकॉग्निटो पे चेक कर लें। लेकिन क्या होता है, ये आपका ब्राउजर काम कर रहा होता है, ब्राउजर ऑप्शन की कॉल खुद करता है, वो कॉल चेक करने के लिए इसको हम प्री फ्लाइट भी कॉल करते हैं, यानी मेरी एपीआई कॉल होने से पहले ब्राउजर ने सर्वर को एक कॉल कर दी कि मेरे पास ये बंदा जो है फ्रंट एंड ये कॉल करने जा रहा है बैक एंड पे, ये गेट की कॉल कर रहा है, तुम्हारे पास ये मेथड मौजूद है? अगर ये मेथड मौजूद है तो मुझे बताओ, ताकि मैं तुम्हारे पास ये थर्ड पी वाली जो गेट की कॉल है या पोस्ट की कॉल है या पैच की कॉल है मैं भेज सकूं। तो ये हमारे ब्राउजर की कॉल कहलाती है। तो हमें समझ आ गया कि ऑप्शन क्या करता है। इसी तरीके से एक और कॉल होती है हेडर की कॉल, ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आपको फिगर आउट करना है कि क्या चीज़ है, ये बिल्कुल ऑप्शन की तरह काम करता है। तो ये इसको थोड़ा सा सर्च आउट करना, अभी बता दूंगा तो फिर ट्विस्ट खत्म हो जाएगा कि ऑप्शन और उसमें क्या है। तो ये जो है इसको थोड़ा सा सर्च आउट कर लेना कि हेडर की कॉल क्यों लगती है, ठीक है। कुछ नहीं करना, जाके चैट जीपीटी से पूछ लेना कि हेडर की कॉल क्यों होती है, तो हेडर आपको खुद ही बता देगा, ठीक है। यहां तक हमें HTTP के मेथड्स थे, वो समझ आ गए। ऑप्शन में मैं रिपीट कर देता हूं। देखिए हमारे पास जो है, अभी मैं क्या यूज कर रहा हूं, क्रोम एक ब्राउजर यूज कर रहा हूं, ठीक है। हो सकता है मेरा एक फ्रंट एंड हो, मेरा एक बैक एंड हो, ठीक है। हम लोग बात किस तरीके से कर रहे हैं, एपीआई के थ्रू कर रहे हैं, ठीक है। अभी मैं एक छोटी सी एग्जांपल लेके चलता हूँ, शॉपिंग कार्ट की एग्जांपल, ठीक है। शॉपिंग कार्ट की मेरे पास प्रोडक्ट लिस्टिंग है। अब मैंने जैसे ही अपनी लेट्स सी एक दराज के ऊपर हिट करा, सही है, या अमेज़न के ऊपर हिटिंग करी, तो जैसे ही मेरा अमेज़न का पेज लोड हो रहा होगा ना, तो मेरी बैकएंड पे एक एपीआई कॉल जाती है, सही है। अब वो कॉल होती है प्रोडक्ट की, सही है। उस प्रोडक्ट की कॉल जाने से पहले ब्राउजर जो है ना, मेरा क्रोम ब्राउजर एक एपीआई हिट करता है, जिसको हम ऑप्शन की एपीआई कहते हैं। वो डायरेक्टली मेरे सर्वर को जाके बात करता है और वो बोलता है कि भाई तुम्हारे पास एक कॉल आई है, गेट की कॉल है, सही है, गेट यानी गेट मेथड कॉल हुआ है, ये तुम्हारे पास मौजूद है या नहीं है, ये वाला मेथड मौजूद है या नहीं है। अगर मौजूद है तो मुझे बताओ, मैं इसकी जो कॉल है यानी गेट की कॉल है, ये मैं तुम्हें करने दूंगा फ्रंट एंड को, अदरवाइज वरना मैं इसको एरर थ्रो कर दूंगा कि बोल दूंगा ये मेथड मौजूद नहीं है, कॉल्स का एरर दे दूंगा। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? बेसिकली ये आप लोग नहीं करते, ये बन सकते हैं, हम बना सकते हैं, लेकिन मोस्टली हमारा जो होता है ये ब्राउजर कर रहा होता है। इसका दूसरा नाम कहते हैं, ये प्री फ्लाइट की कॉल कहलाती है। इसको लिख लेना, बाज़ औक़ात होता है कि ऑप्शन की दूसरी कॉल का नाम क्या होता है, प्री फ्लाइट कॉल कहलाती है। इसी तरीके से हेडर्स भी होते हैं, हेडर्स को सर्च आउट कर लेना। अगर आपसे कोई पूछे कि एपीआई मेथड कौन से होते हैं, तो अब आप बता सकते हैं HTTP के मेथड्स हो गए आपके एपीआई के, ठीक है। अब दूसरे आते हैं सॉकेट। सर ये सॉकेट क्या होते हैं? ये वो सॉकेट नहीं होते जिसमें आपको इंडिया वो लैब पे वो कर देते हैं, हाँ। सर ये सॉकेट क्या होते हैं? ये हमारे वाले सॉकेट होते हैं जो हमारे घर पे लगे हुए हैं? नहीं, ये वो नहीं होते। इनका सॉकेट कैसे पढ़ाना, सही। अच्छा एक चीज और क्लियर करूंगा सॉकेट को समझाने से पहले ना, हमारी ना एपीआई का एक पर्पस होता है। मैंने फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट करी, मुझे प्रोडक्ट की लिस्टिंग ला के दो, एपीआई, सही है। अब हो सकता है ये मेथड मुझे पता है HTTP में कौन सा होता है, गेट का, सही है। मुझे लिस्टिंग लानी है, मनमानी है, फ्रंट एंड पे शो कराना, गेट का। मेरी एक कॉल गई फ्रंट एंड के थ्रू बैक एंड पे, एपीआई के थ्रू, उसने मुझे डेटा लाके दिया, समझो मुझे पास प्रोडक्ट लिस्ट आ गई, सही है, प्रोडक्ट लिस्ट आ गई, सही है। मैंने फ्रंट एंड पे शो करा दिया। अब इसको एक चीज समझना कि मेरा फ्रंट एंड से बैक एंड के थ्रू एक कनेक्शन ओपन हुआ, किसके थ्रू, एपीआई के थ्रू, सही है। बैक एंड ने डेटा दिया,
डेटा लाने का फ्रंट एंड पे लेकर आ गया, तो क्या हुआ, जैसे ही मेरे पास डेटा आ गया मेरा कनेक्शन क्लोज हो गया। यानी यहाँ पे क्या हुआ, फ्रंट एंड से मेरी एक रिक्वेस्ट गई बैक एंड के ऊपर, तो मेरा कनेक्शन ओपन हुआ। कनेक्शन के थ्रू जब उसने सर्वर ने मेरी रिक्वेस्ट को प्रोसेस करा और जैसे ही वो वापसी लेकर आया, उसने मुझे डेटा दे दिया, उसके बाद मेरा कनेक्शन क्लोज हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ये बताने की वजह क्या है, मैं आगे लेके जाता हूँ। सही है, अब आ जाते हैं, अब इस थ्योरी को ना सिर्फ यहाँ तक रखना। अब मैं बताऊंगा कि वजह क्या है, इसको बताऊंगा। मेरे पास ना सॉकेट के अंदर भी ना कुछ मेथड्स होते हैं। अभी पहले तो समझना सॉकेट्स है क्या। भाई अभी तक मैंने समझा कि मेरा जो है ना एपीआई किस तरीके से काम कर रही है। मैंने रिक्वेस्ट करी, उसने मुझे डेटा दिया, डेटा मेरे पास आ गया, रिक्वेस्ट खत्म हो गई। सही है। सॉकेट का काम क्या है? हाँ बिल्कुल। अब आपने मैसेंजर यूज करा है, व्हाट्सएप यूज करा है, किया है या नहीं किया है? यस सर। किया है या नहीं किया है? यस। मैं किसी को मैसेज कर रहा होता हूँ, मैंने लिखा फहद भाई को मैसेज, कैसे हैं आप? सही है। फहद भाई ने मुझे रिप्लाई कर दिया। अब मुझे पता चला फहद भाई टाइपिंग कर रहे हैं। सही है, रियल टाइम पे टाइपिंग कर रहे हैं, या बल्कि उन्होंने वो भी हटाया है फहद भाई वो भी नजर नहीं आ रहा था फहद भाई टाइप कर भी रहे या नहीं कर रहे। अच्छा, आपकी जितनी भी एप्लीकेशन है, मैसेंजर हो गया या व्हाट्सएप हो गया या इंस्टाग्राम का मैसेंजर हो गया, जिसमें आपके पास रियल टाइम डेटा आ रहा है। रियल टाइम डेटा से मुराद, मैंने मैसेज करा फहद भाई को, फहद भाई का मुझे पता चला, फहद भाई ने मैसेज सीन करा, टाइपिंग लिखा, फौरन से रिप्लाई दे दिया। ये जो रियल टाइम आपकी चैट चल रही है, मैसेजिंग चल रही है, ये आपका HTTP मेथड के थ्रू नहीं होता है, ये आपके सॉकेट्स के थ्रू होता है। यानी आपकी कोई भी चैट एप्लीकेशन, अब उसमें चैट एप्लीकेशन के अंदर आपके मैसेंजर आ जाए, आपका व्हाट्सएप आ जाए, आपका टेलीग्राम का मैसेंजर आ जाए, इवन अब तो मेरे मोबाइल के अंदर खास तौर पे ये हो गया कि वो भी सॉकेट्स के थ्रू चल रहे हैं। तो वो जो भी है, आपकी जो रियल टाइम चैट एप्लीकेशन होती है वो किसके थ्रू चलती है? सॉकेट के थ्रू। एक हमारी नॉर्मल एप्लीकेशन, जो हमारी ई-कॉमर्स एप्लीकेशन के लिए हमारे पास मेथड्स हमारे पास कौन से यूज होते हैं? HTTP के। सही है। अगर मुझे ई-कॉमर्स की एप्लीकेशन बनानी है तो मेरे लिए सबसे अच्छी कौन सी सबसे अच्छा मेथड कौन सा होगा? HTTP। सही है। लेकिन अगर मुझे मैसेंजर टाइप की एप्लीकेशन बनानी है तो उसके लिए, यानी जिसमें मेरे पास रियल टाइम डेटा आ रहा है, तो उसके लिए मेरे पास कौन सा मेथड यूज होता है? सॉकेट, मैसेंजर या चैट जीपीटी। वैसे तो एपीआईज के थ्रू चलता है क्योंकि बैकएंड पे एपीआई कॉल जाती है और उसका थोड़ा सा मैकेनिज्म अलग है। वो मैं जब पाइथन पे जब तुम लोग आओगे ना तो उसको बताएंगे किस तरीके से वो LLM को रिक्वेस्ट जाती है, LLM डेटाबेस को रिक्वेस्ट करता है, फिर LLM के पास आती है। वो थोड़ा सा मैकेनिज्म अलग है। अभी थोड़ा आसान करने के लिए मैंने सॉकेट को मैसेंजर पे लगाया। दूसरा, आपके पास क्या है, नोटिफिकेशन आता है फेसबुक के ऊपर। लेट्स सी किसी ने मुझे रिक्वेस्ट भेजी है लिंक्डइन पे, मेरे पास कोई लिंक्डइन पे मेंशन कर दिया है, तो वो मेंशनिंग या नोटिफिकेशन भी जो होते हैं वो कौन मैनेज कर रहा होता है? सॉकेट। क्योंकि आपके पास रियल टाइम पे नोटिफिकेशन आ रहा होता है कि मेरा किसी ने पोस्ट लाइक कर दी है, किसी ने मुझे मेंशन कर दिया। तो ये तमाम चीजें जो हैं वो किसके थ्रू मैनेज होती हैं? सॉकेट। सही है, ये क्लियर हो गया। मेरा तो इरादा था, मैंने सलामीन को बोला था कि एक ई-कॉमर्स एप्लीकेशन होनी चाहिए फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के लिए इनके, और एक सोशल मीडिया टाइप की ऐप होनी चाहिए। उन्होंने बोला बच्चे भाग जाएंगे क्योंकि ये जो है ना सॉकेट्स, ये आपका ना वर्ल्ड वाइड यूज हो रहा होता है, हर जगह पे यूज हो रहे हैं। सही है। और अब तो ये है कि HTTP और सॉकेट दोनों मिला के मुराद, कुछ APIs हमारी HTTP के थ्रू बन रही होती है, कुछ हमारी APIs हमारी सॉकेट के थ्रू बन रही होती है। यानी एक प्रोजेक्ट के अंदर आप दोनों चीज़ों को भी, ऐसी कोई वो नहीं होती कि मैंने एक HTTP यूज़ करी तो मैं सॉकेट यूज़ नहीं कर सकता, या मैं सॉकेट यूज़ कर रहा हूँ तो मैं HTTP यूज़ नहीं कर सकता। हमारे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिसके अंदर हम HTTP भी यूज़ कर रहे होते हैं, सॉकेट भी यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये क्लियर हो गया सबको। अब इसके भी ना अपने कुछ मेथड होते हैं, वो देख लेते हैं। अच्छा, मैं उनको थ्योरेटिकली बताऊंगा। सही है, हाँ आप लोग सर्च करना। जिस तरीके से हमारे पास कनेक्ट का मेथड होता है ना, गेट का मेथड होता है ना, इसके अंदर भी हमारे पास एक मेथड होता है, उसको हम कहते हैं कनेक्ट। सही है। ये करता क्या है पहले अब इसको देख लेते हैं। सही है। एक हमारे पास मेथड होता है इसका
डिस्कनेक्ट का। एक मेथड होता है मेरे पास रिसीव का, और एक मेथड मेरे पास यूज होता है आई गेस सेंड का था। ये सेंड था या कोई और नाम था उसका, ठीक है। अब इसका नाम से ही पता चल रहा है, मैं एक सोशल मीडिया एप्लीकेशन के अंदर फाद भाई से बात करने जा रहा हूं। अब जैसे ही मैं फाद भाई की चैट को ओपन करूंगा ना, तो सबसे पहले मेरा एक एपीआई कॉल होगी। वो कौन सी एपीआई कॉल होगी? कनेक्ट की, सही है। अब मैंने फाद भाई को एक मैसेज करना है, तो मैसेज करने के लिए मेरे पास एक एपीआई कॉल जारी होगी सॉकेट के थ्रू। वो कौन सी एपीआई कॉल होती है? मैसेज कर रहा हूं, तो कौन सी कॉल जाएगी? सेंड की। फहद भाई ने मेरा मैसेज देख लिया, तो मेरे पास कौन सी कॉल जारी होगी? फहद भाई ने मेरा मैसेज देख लिया, फहद भाई ने मेरी चैट खोली और मेरे मैसेज को पढ़ लिया, तो मेरे पास कौन सी कॉल जाती है? रिसीव की कॉल। मैसेज देख लिया, ब्लू टिक आ गया आसान जबान में, नहीं आता। फहद भाई सबको दिलाए इसका, सही है। मैसेज करा, यानी मैंने फहद भाई की चैट खोली, चैट ओपन कर। बड़ी आसान जबान में लिख रहा हूँ, वरना मैं अगर ऑफिस में होता हूँ मुझे बाहर निकाल देते हो, सही है। फहद भाई ने, मैंने आसान लिख दिया, फहद भाई की चैट ओपन करी, मेरे पास कौन सी एपीआई कॉल गई? कनेक्ट की एपीआई कॉल चली गई। मैंने फहद भाई को मैसेज करा, तो कौन सी कॉल गई मेरी? सेंड की। फहद भाई ने मेरा मैसेज खोला, तो सबसे पहले कौन सी कॉल जाएगी? रिसीव। नहीं, फहद भाई ने मेरा मैसेज अभी तक पढ़ा नहीं है, खोला है, तो कौन सी कॉल जाएगी उनके पास? पहले कनेक्ट की कॉल जाएगी सबसे पहले, और जैसे ही उन्होंने मेरा मैसेज पढ़ा, तो कौन सी कॉल जाएगी? रिसीव की। उन्होंने मुझे मैसेज करा, कौन सी कॉल जाएगी? सेंड। और उन्होंने उसके बाद चैट बंद कर दी, कौन सी? डिस्कनेक्ट। समझ गए? सॉकेट समझ आ गया? सॉकेट में यही 4 मेथड है, और इसी पे पूरी हमारी चैट एप्लीकेशन बेस कर रही है, सही है भाई? 2 क्लियर हो गए, एचटीटीपी भी क्लियर हो गया, चैट सॉकेट भी क्लियर हो गया, ठीक है। ये थ्योरेटिकली बताएं, प्रैक्टिकल खुद कर लेना, करा देंगे, मजाक कर रहा हूँ हमारे से। इतना सारा लिख दिया मैंने, ठीक है। अब जल्दी से ना, मैं 5 मिनट दे रहा हूँ, आप लोग रिवीजन करो इस चीज़ को, मैं फिर उसके बाद सोप समझाऊंगा। अच्छा, सोप को मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं समझाऊंगा, बस इसका पर्पस बताऊंगा, और मुझे इसके मेथड भी सही से याद नहीं है ना। वाईफाई से तो मेरे पास आएगा नहीं, तो ये सारे ही मेथड ट्रिगर कर रहे होंगे जो मैं ना आपके जो चैट एप्लीकेशन के अंदर, तो ये आपके लिए मिस ने आसानी कर दी है, ठीक है। अब आते हैं सोप के ऊपर। सर ये सोप क्या है? साबुन है क्या ये? अच्छा, मैं इसका नाम भूल गया, सोप का फुल फॉर्म क्या है? होगा कुछ ना कुछ तो नाम होगा ना, बस इसका पर्पस समझें। और ये ज़्यादातर जो है ना आर्किटेक्ट, मुझे डिजाइनिंग नहीं आती है ना, बस ये मसला है। अच्छा, सोप जो है ना, सबसे पहले ये भी आपका एक HTTP मेथड होता है, सही है, API का, सही है। सर ये यूज कहाँ पे होता है? आपका जो बैंकिंग सेक्टर है ना, बैंकिंग सेक्टर जो है ना, ज्यादातर ये सोप APIs के ऊपर चल रहा होता है। और ये कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर रही होती है? आपकी जो .NET फ्रेमवर्क होता है ना, क्योंकि आपका पूरा बैंकिंग सेक्टर जो है वो जावा के ऊपर चल रहा होता है, स्प्रिंग बूट पे चल रहा होता है, या .NET के ऊपर चल रहा होता है। तो वहाँ पे जो API का मेथड यूज होता है ना, वो कौन सा होता है? सोप मेथड यूज होता है। अब इसका फायदा क्या है? अच्छा, मुझे इसके मेथड याद नहीं है, आप लोग मेथड को सर्च आउट कर लेना। कोई इसके 3 मेथड होते हैं जहाँ तक मुझे याद है ना, इसी तरीके से होते हैं, कनेक्ट, रिसीव और डिस्कनेक्ट का ही होता है। इसका नाम चेंज होता है, वो सिर्फ 3 मेथड्स पे बेस करता है। जैसे हमारे पास HTTP में पता चल गया 7 मेथड है, सॉकेट में पता चल गया हमारे पास 4 मेथड है, इसी तरीके से इसके भी कोई 3 मेथड होते हैं, और मुझे वो मेथड्स का नाम याद नहीं है ना, बस मैं आपको इसको क्लियर कर रहा हूँ। पहले तो ये हमारा कहाँ पे यूज होता है? बैंकिंग सेक्टर में यूज हो गया,
क्योंकि हमारे पास बैंकिंग सेक्टर का जो डेटा होता है वो क्या होता है, प्राइवेट होता है। अब मेरे अकाउंट की इंफॉर्मेशन के मेरे पास कितना बैंक बैलेंस है वो आप लोगों को थोड़ी शो करेगा, वो नहीं करेगा, वो नहीं करेगा। तो बैंकिंग सेक्टर के अंदर कोई भी आपकी एपीआईज यूज हो रही होती है, वो कौन सी एपीआईज यूज हो रही होती है, SOAP एपीआईज यूज हो रही होती है। इसके अलावा आपके जो बड़े बड़े ERPs होते हैं, ERP क्या होता है, एंटरप्राइज टाइप के जो सॉफ्टवेयर होते हैं ना, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर होते हैं। अब मैं इसकी एग्जांपल इस तरीके से बताता हूँ। एक टेक्सटाइल कंपनी को अपनी कोई रिक्वायरमेंट बनानी है, वो रिक्वायरमेंट वो एक परचेस यानी बड़े बड़े ERP के थ्रू बनाएगी। तो ERP के अंदर जो APIs यूज हो रही है वो कौन सी यूज हो रही होती है, SOAP APIs यूज हो रही होती है। इनका फायदा ये होता है, ये आपके ना HTTP से ज़्यादा सिक्योर है, क्योंकि हो सकता है मैं HTTP के थ्रू कोई डेटा भेज रहा हूँ, हैकर मेरे HTTP के डेटा को निकाल सकता है, सही है, सॉकेट के डेटा को भी निकाल सकता है, ठीक है। लेकिन SOAP के अंदर क्या होता है, आपकी जो सिक्योरिटी होती है वो काफ़ी स्ट्रांग होती है, क्योंकि ये सिक्योर APIs कहलाती हैं और ज़्यादातर बैंकिंग सेक्टर इसको यूज़ कर रहा होता है, ठीक है। इसके अपने मेथड्स होते हैं, इसको आप लोग देख लेना। इसके कोई 3 मेथड्स होते हैं, मुझे याद नहीं है, वो भी कनेक्ट, डिस्कनेक्ट और इसका ही होता है सैंड का, तो इसको थोड़ा सा लर्निंग कर लेना। इसके अलावा भी हमारे पास मेथड होते हैं, रिमोट बेस होते हैं, वो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, वो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो आपको जो मेजरली यूज होने वाले मेथड्स है वो मैंने बता दिए कौन कौन से हैं। HTTP हो गया, सॉकेट हो गया और SOAP हो गया, ठीक है। SOAP की फुल फॉर्म भी देख लेना। यहाँ तक सबको क्लियर है, ठीक है। अब एक और भी चीज देख लेते हैं जी, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन क्या होती है, अच्छा सवाल है। हम लोग क्या करते हैं, अच्छा इस चीज़ पे फोकस करें, बड़ा अच्छा सवाल इन्होंने उठाया और हम लोग ये करते नहीं है। बाज़ औक़ात ना हम लोग ना अपनी मर्जी से, अगर लेट्स सी मेरा कुछ चल रहा होगा तो मैं आपको दिखा दूँ। नहीं वो नहीं दिखा सकता, उसमें बहुत सारे हमारे वालों ने ना आई गेस उसको इंक्रिप्ट नहीं करा, डेटा को ना इंक्रिप्ट नहीं। अच्छा यहाँ पे देखिएगा, मैं अपने ना एक डैशबोर्ड के ऊपर लॉगिन कर रहा हूँ, सही है। अब मैं यहाँ पे लॉगिन करूंगा ना, तो ये देखिएगा कितनी सारी मेरी HTTP की कॉल गई है, सही है। थोड़ा सा जूम, ये जूम हो नहीं होगा, सही है। सबसे पहले मेरी कॉल गई है लॉगिन की, जिसने मुझे डैशबोर्ड पे लाके फेंक दिया। अब सवाल अच्छा उठता है कि सर ये इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन क्या होती है। मेरे पास कौन सी कॉल गई है, जब मैंने फ्रंट एंड से बैक एंड पे डेटा भेजा है तो उसकी कॉल गई है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ तो देखिए मेरे पास क्या गया है, पासवर्ड भी चला गया मेरा, वो चेंज करना। तो ये देखें, ये क्या होता है, ये आपका डिक्रिप्टेड इंक्रिप्टेड फॉर्म में डिक्रिप्टेड फॉर्म में जा रहा है डेटा, ये इंक्रिप्टेड फॉर्म देखिए, यानी मेरा पासवर्ड जो है और मेरा ईमेल एड्रेस ओपनली जा रहा है बैकएंड के ऊपर। बीच में हैकर चाहेगा तो वो अटैक करेगा, तो वो क्या करेगा, इसको आराम से निकाल लेगा डेटा को मेरे, वो तो उसको मेरा ईमेल और पासवर्ड मिल गया। तो हम क्या करते हैं, एक सिक्योरिटी लेयर लगाते हैं कि जैसे ही मैं फ्रंट एंड से बैक एंड की तरफ डेटा भेज रहा हूँ तो मेरा ये डेटा जो है वो एक डिक्रिप्ट फॉर्म में चलेगा, यानी मतलब मल्टीपल कैरेक्टर्स ऑफ स्ट्रिंग में जा रहा हूँ मेरा डेटा। तो क्या होगा कि मेरा डिक्रिप्टेड फॉर्म में डेटा चला जाएगा। तो इससे क्या होगा, हैकर को पहली बात तो ये एक की चाहिए होती है मेरे डेटा को इनक्रिप्ट करने के लिए, यानी इस पूरे डेटा के लिए, तो वो की तो सिर्फ मेरे पास है। तो इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन का मुझे पर्पस पता लग गया कि मुझे अगर कोई डेटा को सिक्योरली भेजना हो तो हम क्या करते हैं, उसको डेटा को एक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और फॉर्म के थ्रू API के थ्रू भेजते हैं, और फिर वो जैसी डेटा मेरे पास चले आता है बैकएंड पे मेरे पास वो की होती है, की उसको इनक्रिप्ट करके अपने पास सेव कर लेती है। तो फिलहाल हमने इस चीज़ को फॉलो नहीं करा हुआ, तो मसला हो गया ये ना। अभी एक अच्छी चीज़ सामने निकल कर आ गई। ये मेरे पास दूसरी कॉल गई है, कौन सी कॉल गई है, गेट की। यहाँ पे तो डेटा ओपनली मेरे पास आ जाएगा ना, मेरे पास पूरा डेटा आ गया जो मुझे चाहिए था। तो हमारे पास एक अच्छा तरीका ये भी पता लग गया कि इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन का ना यूज़ मत कर लेना, मैं चेंज कर दूंगा इसको जाके, और वैसे भी फारिग है मेरा ये वाला अकाउंट है ना। अच्छा अभी आपने एक चीज़ देखी, मैंने एक रिक्वेस्ट हिट करी पोस्ट की, सही है, जिसमें मैंने ईमेल और पासवर्ड लिख के भेज दिया, ठीक है। बाज़ औक़ात हमारे हैकर्स जो होते हैं ना, वो अटैक किस तरीके से करते हैं, मैंने सर्वर पे एक रिक्वेस्ट करी, वो हमारी ना रिक्वेस्ट को एक ऐड करते हैं। अब
इस तरीके से ओपनली अगर मैं डेटा भेजूंगा तो हैकर के तो वारे हो गए कि भाई उसने मेरा डेटा उठा लिया, उसको तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी है, तो बल्कि कोई नॉर्मल बंदा भी फाद भाई का फिजा भी खोल के देख लेंगे कि वो भाई सनातन का पासवर्ड ये है, तो वो क्या करेंगे, मेरा डेटा तो हैक हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, फ्रंट एंड से बैक एंड के थ्रू जब हम डेटा भेज रहे होते हैं एपीआई, तो हम क्या करते हैं, खास तौर पे जो हमारा सेंसिटिव डेटा होता है, जैसे मेरा पासवर्ड हो गया या कुछ ऐसा डेटा है जिसमें मेरा बैंक अकाउंट नंबर जा रहा है या मेरा हो सकता है क्रेडिट कार्ड नंबर जा रहा है, तो हम ऐसे डेटा को ना इनक्रिप्ट करके भेजते हैं। इनक्रिप्ट क्या होता है, इनक्रिप्ट में ना क्या होता है, लेट्स सी मेरा एक बैंक अकाउंट नंबर है, बैंक अकाउंट नंबर है, हाँ लेट्स सी मेरा बैंक अकाउंट नंबर आ रहा है, ठीक है, इसमें अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर आता है, सही है, ये मेरा कुछ ऐसे करके आ गया, ठीक है। अब अगर मैं इसको ऐसे भेज दूंगा एपीआई के थ्रू, तो कोई भी मेरा बैंक अकाउंट नंबर निकाल लेगा और यूज कर लेगा, जो कि गलत है। तो ऐसा सेंसिटिव डेटा हम अगर फ्रंट एंड टू बैक एंड भेज रहे होते हैं, तो उसको हम करके भेजते हैं इनक्रिप्ट फॉर्म में। इनक्रिप्ट क्या होता है, एक तरीके का टाइप होती है कि मेरा ये जो सेंसिटिव डेटा होता है ना, उसको वो कन्वर्ट कर देता है। अब वो कन्वर्ट किस तरीके से करता है, वो कन्वर्ट करता है, लेट्स सी मेरे पास ये बैंक अकाउंट नंबर आ रहा है, सही है, ये काम किस तरीके से करता है, सबसे पहले समझते हैं इनक्रिप्ट में। आपने अभी तक ENV देख ली है फाइल, ENV आपने सैनिटी सॉल्व करी होगी, तो उसमें ENV बन रही होती है। ENV क्या होती है, आपकी सबसे सिक्योर फाइल होती है, वो आप कहीं पे भी नहीं रखते हो, वो आप अपने इनफैक्ट गिटहब पे भी पुश नहीं करते, क्योंकि उसमें आपके मेन वेरिएबल्स होते हैं, आप वहां पे एक वेरिएबल सेट करते हो, सही है। लेट्स सी वेरिएबल में मैंने एक नाम सेट करा, मैंने बोला मेरा ये, मैं वार कोई भी नाम रख सकते हैं, मैंने बोला भाई सेंसिटिव डेटा का मैं एक वेरिएबल बना रहा हूं, और उसमें मैंने एक वैल्यू सेट करी है क्लिक 1 2 3, सही है। अब क्या होता है, एन्क्रिप्शन काम किस तरीके से करती है, मुझे ये सेंसिटिव डेटा भेजना है ना, तो बैकएंड ना मेरे पास फ्रंट एंड से बैकएंड के ऊपर डेटा भेजना है, तो मुझे पहले तो पता लग गया कि मुझे एक ऐसा वेरिएबल बनाना है जिसके बिहाफ में मैं इस पूरे डेटा को एनक्रिप्ट करूंगा। अब मैंने ये लेट्स सी एपीआई के थ्रू डेटा भेजना है। अब मेरे पास कुछ फंक्शंस होते हैं जो हमारे पास थर्ड पार्टी एपीआईज पे मौजूद होते हैं, जिसकी एक हमारे पास एग्जांपल है बिक्रिप्ट की। अभी हम लोग इसको बैकएंड पे यूज करेंगे जब हम पढ़ेंगे ना। बिक्रिप्ट, आपका जो भी पासवर्ड या कोई भी सेंसिटिव डेटा आपको फ्रंट एंड से हमारे पास ना बाय डिफॉल्ट एक पैकेज मौजूद है, वो मौजूद है जो हमारे डेटा को कन्वर्ट कर देता है इनक्रिप्ट फॉर्म में। बिक्रिप्ट जो है ना, हम अभी इंशाल्लाह बैकएंड के ऊपर यूज करेंगे। हमारा कोई भी सेंसिटिव डेटा होता है, खास तौर पे हमारा पासवर्ड, अकाउंट नंबर, तो बिक्रिप्ट हमें ना कुछ जैसे फंक्शन प्रोवाइड करता है। वो फंक्शन क्या करता है, वो हमारा सबसे पहले ये जो वेरिएबल है ना होता है, इसकी वैल्यू लेता है और इसका डेटा लेता है, जो भी मेरा सेंसिटिव डेटा होता है, और उसको कन्वर्ट कर देता है फंक्शन के थ्रू कुछ इस तरीके से, लेट्स सी ABC XYZ, कुछ इस तरीके से इस चीज को कन्वर्ट कर देता है। अगर मैं इसको थोड़ा सा वो कर दूं मिनिमाइज, अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर के अंदर वो कन्वर्ट कर देता है। अब इसका फायदा क्या होता है, इसको कहते हैं हम हैशिंग कहते हैं, इनक्रिप्ट को हम कहते हैं हैशिंग। इसका फायदा क्या होता है, पहली बात तो ये, अगर मेरा पासवर्ड है क्लिक 1 2 3, तो वो इतनी बड़ी एक तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। हैकर को टाइम लगेगा इसको कन्वर्ट करने में, एक अच्छा टाइम लगेगा कन्वर्ट करने में। दूसरा ये हो गया कि मैं एक सिक्योर तरीके से फ्रंट एंड टू बैक एंड डेटा अपना सेंड कर रहा हूं, सही है। अब
इनक्रिप्ट का समझ आ गया? बैकएंड के पास भी मेरा कुछ इसी फॉर्म के अंदर डेटा जा रहा होता है, सही है, हैशिंग फॉर्म के अंदर डेटा जा रहा होगा, जाहिर सी बात है। अब जैसे ही मेरे पास हैशिंग फॉर्म में डेटा जा रहा होगा, अब बैकएंड तो जाहिर सी बात है अगर मेरा पासवर्ड होगा वो इसके अंदर ऐसे इस टाइप में स्टोर कर लेगा। अब मैं चाह रहा हूँ कि बैकएंड इसको कन्वर्ट करे। कन्वर्ट को आसान जबान में हम बोलते हैं डिक्रिप्ट। बैकएंड के ऊपर भी जिस तरीके से हमें एनक्रिप्ट करने के लिए हमारे पास डिक्रिप्ट कुछ मेथड्स देता है, डिक्रिप्ट के भी कुछ मेथड्स देता है। वो क्या करता है, वो हमारा यही वेरिएबल को यूज करता है और हमारे जो डेटा आ रहा होता है ना, उस डेटा को अपने कोई फंक्शंस के थ्रू कन्वर्ट कर देता है। तो मेरे पास इसकी ओरिजिनल वैल्यू लेट्स सी क्लिक 1 2 3 है, जब बैंक अकाउंट नंबर था वो मुझे रिटर्न हो जाता है। तो ये कहलाती है एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आपके जितने भी जाइंट्स हैं, खासतौर पर फेसबुक हो गया या मेटा के अंदर जितने भी होते हैं, वो आपका ये एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन के प्रोसेस को लाजमी यूज़ करते हैं। इसको आगे हम इंशाल्लाह देखेंगे जब हम एपीआई क्रिएट करेंगे। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? अब और आगे चलते हैं। एपीआई क्लियर करनी है ताकि जो है ना हम लोग आगे बाद में ना आप लोग वो नहीं बन जाएंगे, एंड में परेशान हो जाएंगे एपीआई सर इतनी सारी बन रही हैं जी। डिक्रिप्ट बता दूं, जिस तरीके से आपका डेटा इनक्रिप्ट हो जाता है ना, इनक्रिप्ट किस तरीके से होता है, मेरे पास डिक्रिप्ट की एक लाइब्रेरी है, वो कुछ फंक्शन देता है इनक्रिप्ट करने के, सही है। मेरा डेटा लेता है, जैसे मेरा बैंक अकाउंट नंबर ले लिया और ये सेंसिटिव डेटा ले लिया, सही है, सेंसिटिव वेरिएबल ले लिया, उसके थ्रू वो इनक्रिप्ट करता है। इसी तरीके से सर्वर के ऊपर भी मुझे डिक्रिप्ट की लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ेगी। वो मुझे डिक्रिप्शन का एक मेथड देगा जिसके अंदर मेरा सेम वेरिएबल की जो होगा, जो मैंने इनक्रिप्ट करने के लिए यूज़ करा है, वो मैं प्रोवाइड करूंगा उसको ENV के थ्रू, और वही जो वैल्यू जो मैं उसको भेज रहा हूँ वो भेजूंगा। तो वो क्या करेगा, उसको डिक्रिप्ट करके इसकी ओरिजिनल फॉर्म में लाके मुझे दे देगा। सिर्फ डिक्रिप्शन का ही है। अब इसको हम जब देखेंगे ना तो इसको आसानी से जब समझ आएगा हमारे पास ना। एनक्रिप्शन समझ में आया आप लोगों को? अच्छा, एक क्वेश्चन है मेरा, ठीक है। अभी हम लोग डेटा को इनक्रिप्ट करके भेज रहे हैं और डिक्रिप्ट कर रहे हैं बैकएंड के ऊपर। व्हाट इफ हमारा जो डेटाबेस है अगर वही कॉम्प्रोमाइज हो जाए तो क्या करेंगे? डेटा कहाँ पे सेव होता है हमारा सारा? एक मिसाल है, बैंक के अंदर एक एम्प्लॉय बैठा हुआ है, उसमें सेम बैंक मिजान बैंक के हेड ऑफिस में एक बंदा बैठा हुआ है, मिसाल है मैं बैठ जाता और मेरा अकाउंट भी मिजान बैंक में ही है, तो मैं तो अपने जीरो बढ़ाता जाऊँगा, यही है ना। तो ये चीज़ कैसे मेक श्योर की जाती है कि डेटाबेस सामने है लेकिन आप कुछ कर नहीं सकते? सारे मछली बिल्ली के आगे मछलियां पड़ी हैं लेकिन वो खा नहीं सकती है, ये वाली एग्जांपल है। देखिए, दो तरह की इंक्रिप्शन होती है हमेशा, दो टर्मिनोलॉजीज हैं, मैं नाम ले रहा हूँ, लिख लें। एक होती है इंक्रिप्शन एट रेस्ट, मतलब कि डेटा जहाँ पे सेव हुआ है वहाँ पे इंक्रिप्शन। एक होती है इंक्रिप्शन इन ट्रांजिट। ट्रांजिट कब होती है? जो सर ने आपको पढ़ाया ना कि आप फ्रंट एंड से भेज रहे हैं या बैक एंड से रिसीव कर रहे हैं। इंक्रिप्शन एट रेस्ट REST और इंक्रिप्शन इन ट्रांजिट TRANSIT। सो इस चीज़ से आप ये चीज़ मेक श्योर करते हो कि हमारा जो डेटा है वो बिल्कुल ही सिक्योर है। हमारा डेटाबेस अगर हैक भी हो जाए, लीक भी हो जाए, तो हमारे यूज़र्स का डेटा है वो कभी भी यूज़र्स का डेटा लीक नहीं होगा। एक मिसाल है, मुझे आपको ईमेल भेजनी है, आपकी ईमेल एड्रेसेस अगर मैं अपने पास स्टोर कराना चाहता हूँ तो क्या मुझे उनको रॉ फॉर्म में स्टोर कराना चाहिए? अभी वो खोलिएगा, आपका वो जो था उसमें लॉगिन की रिक्वेस्ट की थी, अभी राइट नाउ यहाँ पर क्या गलती की है? जिस भी जी इंक्रिप्शन नहीं है। एक मिसाल है कि यहाँ पर जो ईमेल लिखी हुई आ रही है, ये जिस फॉर्म के अंदर यहाँ से जा रही है पेलोड के अंदर, सो ये नॉर्मली कोई भी आप भी बैठे हुए हैं ना, ये पब्लिक इंटरनेट हम लोगों ने ये सब यूज कर रहे हैं, सो कि कोई भी बैठ के नेटवर्क स्कैन कर सकता है और सारे नेटवर्क पैकेट्स जा रहे हुए सबको नजर आ रहे होते हैं पब्लिक नेटवर्क के अंदर। एक मिसाल है, आप लोग भी वाईफाई यूज कर रहे हैं, मैं भी वाईफाई यूज कर रहा हूँ, मार्की का एक मिसाल है, अगर हम सब एक नेटवर्क के ऊपर कनेक्टेड है तो हम सब लोग नेटवर्क के ऊपर क्या चीज़ हो रही है सारी चीज़ें देख सकते हैं।
तो इसके ऊपर जो सबसे पहली वायलेशन हुई है ना, वो ये हुई है इंक्रिप्शन इन ट्रांजिट की, कि डेटा जा रहा है और ओपनली जा रहा है। अब मेन चीज ये है कि एक मिसाल है कि अगर हमने यहाँ से इंक्रिप्शन इन ट्रांजिट कर दी, अब मेन चीज क्या है हमारे पास कि इंक्रिप्शन एट रेस्ट जो हुई है ना हमारे पास, अब इन दोनों को मैच कैसे करेंगे? जब हम दोनों ये वाली चीजें यूज करते हैं, इंक्रिप्शन एट रेस्ट और इंक्रिप्शन इन ट्रांजिट, तो फिर हमें डेटा डिक्रिप्ट करने की नीड नहीं पड़ती। हम क्या करते हैं, हैश बनाकर ही सेव करते हैं अपने डेटाबेस में। एक मिसाल है, अभी जो अल्फा न्यूमेरिक कीज हमारे पास नजर आ रही थी ना, जो सर ने दिखाई थी आपको, तो उसके अंदर हमारे पास क्या हो रहा होता है, वही अल्फा न्यूमेरिक कीज हम जो है ना आपकी ईमेल और पासवर्ड की जगह पे सेव कर देंगे, और वो हमेशा सेम होगी। क्यों? क्योंकि उसकी एक जो है ना सीक्रेट की होती है। एक मिसाल है, आप लोगों ने वो मूवीज के अंदर देखा होगा ना, हवाला। क्या होता है हवाला? हवाला इज अ टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन जिसके अंदर यूजुअली लोग क्या करते हैं कि कोई ना कोई उसकी एक वो कोई ना कोई सिक्योरिटी लेता है, और सिक्योरिटी इन टर्म्स ऑफ कोई ना कोई पेपर होती है कि आपको एक पेपर दे दिया जाता है, और वो उस पेपर के अगेंस्ट में आपको पैसे मिल जाते हैं। आप जहाँ पर भी जाते हो, अगर पैसे कहीं पे देते हो, तो वो यूजुअली टैक्स बचाने के लिए लोग करते हैं। सो वो जो एक पेपर है ना, वो क्या है, एक की है। एक मिसाल है, एक ताला है, उसकी जो की है वो उसी से खुलेगा, अदर देन दैट वो किसी भी की से नहीं खुल सकता। तो जो आपने हैश भी बनाया है वो उसी की से डिक्रिप्ट होगा, और जब भी आप सेम की से कोई भी हैश बनाएंगे वो तो सेम हैश ही जनरेट करेगा। जो अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स है ना, वो सेम ही आएंगे आपके पास अगर आप बार बार सेम की यूज करते हैं। तो ये पूरी की पूरी इंक्रिप्शन जो होती है वो सारी की सारी एक की के ऊपर चल रही होती है। अब वो जो की है ना, वो बहुत मेन है। अब अगर आपने वो मिस कर दी, जैसे कि आपको बोला जाता है ना कि क्रिप्टो वॉलेट सब यूज करते होंगे ज़्यादातर, कौन कौन यूज करता है? अच्छा, बहुत कम है। अगर किसी ने नॉर्मल क्रिप्टो वॉलेट्स यूज की हो ना, तो वहाँ पर प्राइवेट की पब्लिक की होती है। सो यूजुअली क्या कहते हैं, प्राइवेट की कभी भी जो है ना आपको लीक नहीं करनी चाहिए। अगर आपने प्राइवेट की लीक कर दी तो आपका सारा सारा अकाउंट डाटा चला जाएगा। जस्ट लाइक आपने अपने यूजर नेम और पासवर्ड बता दिया अपनी मिजान बैंक की ऐप का किसी को, तो क्या करेगा वो? नॉर्मल ट्रांजैक्शन करेगा, सारा बैलेंस ड्रेन कर देगा। खैर, ये बहुत ड्राई टॉपिक है इंक्रिप्शन वाले। ये यूजुअली आपसे बेसिकली पता होना चाहिए, नॉलेज में होना चाहिए, इसी वजह से पढ़ा रहे हैं। हैश मैच ओवर। साइन अप के टाइम पे हम क्या करेंगे, ईमेल लेंगे, पासवर्ड लेंगे, और डेटाबेस में दोनों के हैश बना के सेव कर देंगे की के साथ। और हमारे पास वो डेटाबेस के अंदर सेव कर दिया हमने। अब हमारे डेटाबेस में हैशेस सेव है। अब आपकी ईमेल मैंने एज अ हैश सेव की हुई है अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स की बेसिस पे। अब अगर मेरा डेटाबेस हैक भी हो जाता है, लीक भी हो जाता है ना, तो कोई आपको ईमेल भेज के तंग नहीं करेगा। यूजुअली होता क्या है, कंपनीज ना डेटा सेल कर देती है। और कुछ इसकी स्टैंडर्ड्स हैं, जैसे यूरोप का एक लॉ है GDPR, उसके अंदर क्या होता है कि वो कहते हैं कि जिस कंट्री का डेटा है ना, वो उसी कंट्री में सेव होना चाहिए। अगर यूरोप का डेटा अमेरिका में सेव हो रहा है ना, तो वो नहीं मानेंगे, आपसे खरीदेंगे नहीं सॉफ्टवेयर। जब भी आप उनके आप कॉन्ट्रैक्ट साइन कराएंगे तो GDPR का जो है ना आपसे उसके अंदर कोटेशन ऐड करेंगे। तो इसके अंदर इशू सारा यही होता है कि एट द टाइम ऑफ वॉर जब मसले आते हैं ना, तो फिर वो वहाँ से अटैक करते हैं इन चीज़ों के ऊपर कि आपके इंटरनेट को डाउन कर देंगे, कि ये इंटरनेट से किसी से कम्युनिकेशन नहीं कर सके, कम्युनिकेशन स्टॉप होगी तो खत्म है, कुछ बचा ही नहीं ना पीछे में। सारी वॉर चल की बेसिस पे रही है आज के टाइम पे, कम्युनिकेशन की बेसिस पे। तो जब अगर मैंने डेटा इंक्रिप्टेड सेव किया है, तो मेरा डेटाबेस अगर लीक भी हो जाए, उसका डेटा लीक भी हो जाए, डेटाबेस कॉम्प्रोमाइज हो जाए, तो मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ना मेरे यूज़र को टेंशन लेने की ज़रूरत है कि उसका डेटा कहीं नहीं जाता। सारी नहीं जो सिलेक्टेड होती है, मिसाल है आपका नेम मैं इंक्रिप्ट नहीं करूँगा, आपका यूज़र आईडी पासवर्ड, आपका ईमेल पासवर्ड, ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपसे रिलेट करती हैं।
जिन चीज़ों का आपसे रिलेशन क्रिएट होता है ना, वो चीज़। एक मिसाल है, आपका यूज़र आईडी नाम मुझे पता लग जाए, मैं कुछ नहीं कर सकता। यूज़र आईडी पासवर्ड पता लग जाए मुझे, मैं आपका अकाउंट लॉगिन कर लूँगा और मैं कोई भी एक्टिविटी करूँगा वो आपके नेम पे आएगी, ठीक है। वो ऐसी चीज़ें जो आपके नेम पे रिलेशन क्रिएट कर रही है। एक मिसाल है, आपका कार्ड का नंबर, आपका डेबिट कार्ड होगा, शॉपिंग करके लिए जाते हैं, अगर मैंने अपना कस्टम चेकआउट की जगह मैंने अपना पर्सनल चेकआउट बनाया हुआ है, तो मैं आपका कार्ड की इंफॉर्मेशन सेव करा रहा हूँ, जस्ट लाइक अमेज़ॉन और दराज करते हैं। सो वो जो आपके जो कार्ड का नंबर है ना, वो भी मुझे सिक्योरली सेव करना है। उसके मेथड डिफरेंट होते हैं, वो इंक्रिप्शन के थ्रू नहीं करते हैं, बट ये है कि और भी तरीके की इंक्रिप्शन होती है, जैसे वन वे, ये जो 2 वे इंक्रिप्शन पढ़ाई है ना आपने, 1 वे इंक्रिप्शन होती है। उसके अंदर क्या होता है कि डेटा भी दे दो, कोई की नहीं होती, मतलब डेटा इंक्रिप्ट कर दिया, डिक्रिप्ट हो ही नहीं सकता। उसको भी यूज़ करते हैं हम बहुत तरीके से। तो ये है कि अभी आप लोग जब अपना काम स्टार्ट करेंगे ना, लॉगिन वगैरह की APIs बनाएंगे, तो जब ये सारी चीज़ें देखेंगे। आप बताते हो जब आप डेटा इंक्रिप्ट कर रहे हो तो। एक मिसाल है, कुछ भी नहीं लिखते, एक मिसाल है उसके अंदर आप अपना नाम लिख दो, वो एक की है। कोई भी स्ट्रिंग बना के आप उसको दे देते हो और उसको बोलते हो कि दैट इज अ की टू ओपन दैट लॉक, बस। नॉर्मल एक स्ट्रिंग होता है, वो कुछ भी रख सकते हैं आप, उसके अंदर 2 कैरेक्टर 3 कैरेक्टर कभी भी नहीं करवाते वहां से, कभी भी नहीं जी। हाँ वो गलत है ना, वो बेसिक, हाँ वो सीक्रेट जनरेट कराने का वो एक तरीका अलग है और वो एक पूरा प्रोटोकॉल होता है, वो सीक्रेट का सिनेरियो अलग है। बेसिकली ये जो कीज होती है कभी भी किसी की जनरेटेड यूज़ नहीं करनी चाहिए। यूजुअली जो हैकर की बात कर रहे थे ना, वो क्या करते हैं, ब्रूट फोर्स मारते हैं आपके लैपटॉप के ऊपर या आपके नेटवर्क के ऊपर। एक मिसाल है, यूजुअली लोग बोलते हैं ना कि मैंने उसकी फेसबुक की आईडी हैक कर ली। क्या करते हैं वो लोग, आपकी ईमेल उसको पता होती है, वो एक ब्रूट फोर्स अटैक करते हैं आपके फेसबुक के अकाउंट के ऊपर। और क्या करते हैं उसके अंदर जो है ना, सिस्टम के अंदर, एक मिसाल है इसके अंदर ऐसे होता है, एक मिसाल है आपका जो पासवर्ड है वो कंटेन करता है 5 कैरेक्टर्स, तो आप 2 घंटे के अंदर हैक हो जाओगे। तुक्के ही होते हैं वो, ब्रूट फोर्स अप्रोच है यही कि वो क्या करते हैं, इंटरनेट के ऊपर 5 कैरेक्टर्स तक के जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन है ना, वो सारे रखे हुए, वो एक लूप के अंदर ना लॉगिन रिक्वेस्ट मार रहे हैं फेसबुक के ऊपर बार बार 2 घंटे में आप हैक हो गए। लेकिन अगर आप अपने आप को सिक्योर रखना चाहते हैं तो मिनिमम टू मिनिमम 16 to 20 कैरेक्टर तक का अगर आपका पासवर्ड है तो आप वो 2 साल लग जाएंगे, लेकिन वो ब्रूट फोर्स कंप्लीट नहीं होगी। पासवर्ड हमेशा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, उसके अंदर मल्टीपल कैरेक्टर्स होने चाहिए, क्योंकि वो ब्रूट फोर्स के जो पासवर्ड्स हैं उसके स्टार्टिंग के अंदर जो पासवर्ड्स हैं वो अल्फाबेट्स के हैं, अल्फा न्यूमेरिक बहुत आखिर में आते हैं। और अगर आप बिल्कुल बचना चाहते हैं ना इस चीज से, तो क्या करें कि अल्फा न्यूमेरिक यूज कर लें और उसके अंदर ऐसे इंग्लिश के कैरेक्टर्स है ना, तो उसके अंदर एक उर्दू का डाल दें, खत्म है। फिर तो जो है ना वो गैस नहीं हो सकती फिर। हाँ, अब इस चीज से बचने के लिए ना, ब्रूट फोर्स से बचने के लिए बहुत सारी कंपनीज ने क्या किया है, रेट लिमिटिंग लगा दिया। लॉगिन करते हुए भी आपके पास ना एपीआई पे रेट लिमिटिंग लगी हुई होती है। बार बार क्यों, वो बार बार कॉल हो रही होगी ना सेम एपीआई से, तो सेम आईपी एड्रेस से। मतलब क्या है कि जो कल रात को टीचर पढ़ा के गया वो भी रैपिड एपीआई पढ़ा गया होगा, और यहाँ पर बैठ के 400-500 बंदों ने रिक्वेस्टें मारी, जैसे वो एनपीएम के ऊपर पैकेज नहीं जा रहे थे, फिर वर्सल के अकाउंट नहीं बन रहे थे, अब रैपिड एपीआई भी डाउन। वो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है कि अगर आपका पासवर्ड, अच्छा ये चीजें ना
याद रखने की 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या है कि बस बता दिया जितना भी याद है, समझ में नहीं भी आता ना कोई मसले वाली चीज़ नहीं है। ये आती है आहिस्ता आहिस्ता 2 साल 3 साल का जब एक्सपीरियंस होगा बैकएंड बना के जब बंदा बन जाता है ना, इसे कहते हैं, फिर ये सारी चीज़ें फिंगर टिप्स पे खुद ही आ जाती है। डेली बेसिस पे यही कर रहे होगे, JWT के टोकन बनाओ और ऑथेंटिकेशन के लिए भेज दो। एक मिसाल है, अभी ऑथेंटिकेशन किया किसी ने, किस किस को ऑथ सिस्टम बनाना आता है? ऑथ सिस्टम किस किस को बनाना आता है? लीडर्स में से किसी ने नहीं किया हुआ, देखा है ना यहाँ पे। कौन सा ऑथेंटिकेशन सिस्टम इंप्लीमेंट किया आपने? नहीं, वो तो कस्टम, मैं बात कर रहा हूँ कस्टम की। JWT का किसी को पता है? JWT को शायद अगर टाइम बच रहा है तो कवर करा देंगे। जी, फिर वो अपना नाम भी भूल जाएगा। ऐसा मेथड होगा तो फिर मुझे अगर पता हो तो मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, घर बैठूंगा आराम से, सबकी कीज गैस करूँगा। और इट इज़ अ गुड थिंग कि आपकी की रिकवर नहीं हो सकती। बाइनेंस की गुम हो गई, वो तो आईडी पासवर्ड होगा ना। हाँ तो उसमें क्या है? खैर ये चीज़ें होती हैं, बहुत सारी और भी तरीके की है कि ऑथेंटिकेशन की भी डिफरेंट टाइप्स हैं। सेशन बेस्ड ऑथेंटिकेशन होती हैं। आपने मोबाइल में एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन किया बैंक की, 15 मिनट के बाद वो आपको लॉग आउट कर देता है। क्यों कर देता है? वो JWT बेस्ड ऑथेंटिकेशन नहीं है, बहुत ज़्यादा डेप्थ है। तो हम बेसिकली आप लोगों को इतना पढ़ाएंगे जितना आप लोगों को किक स्टार्ट करने की नीडेड है, और फिर जब नेक्स्ट क्वार्टर में स्टार्ट होगा तो वहाँ पर फिर आप ये और थोड़ा सा इन डेप्थ चीज़ों को देख लोगे और समझोगे, और जब करते जाओगे तो चीज़ें होती रहेंगी। सोप APIs का एक छोटा सा फर्क मैं आपको बता देता हूँ। यूजुअली अभी तक हमने जितने भी API टाइप्स ऑफ API डिस्कस की थी, उसके अंदर जो रिक्वेस्ट आप भेजते हो और जो रिस्पॉन्स आपको रिसीव होता है, दोनों JSON फॉर्मेट में होते हैं। सोप APIs के अंदर जो भी आपकी रिक्वेस्ट होती है और जो रिस्पॉन्स होते हैं वो सारे XML फॉर्मेट में होते हैं। XML फॉर्मेट हमदा भाई बोल रहे हैं। XML कुछ इस तरीके से नजर आता है। क्या लग रहा है देख के इसको? क्या है ये XML है, HTML जैसा दिखता है ना? लेकिन इसके अंदर प्री डिफाइंड टैग नहीं होते। ये जो टैग है ना, पर्सन लिखा हुआ है, फैमिली लिखा हुआ है, नेम लिखा हुआ है, ये हमने खुद ही बनाए हैं। हमने लिख दिया, वो टैग बन गया। दैट इज कॉल्ड अ डायरेक्टिव इन सोप। सो ये XML का इस तरीके होता है, जो बड़ा ना समझने हेड स्क्रैचिंग थिंग है अगर आप इसके ऊपर काम कर रहे हैं। जेसन कितना इजी है, कुछ भी एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट था, JSON.parse जेसन बन गई। JSON.stringify नॉर्मल ऑब्जेक्ट को आपने स्ट्रिंगिफाई बना के जेसन फॉर्मेट के अंदर आपने ट्रांसपोर्ट कर दिया। अब सोचिए आपके पास एक ऑब्जेक्ट है टाइपस्क्रिप्ट का, उसको आपने किस चीज में कन्वर्ट करना है? XML में, और फिर आपको API की बॉडी में भेजना है। मजा ही आ जाए आप लोगों को। नहीं, डेटा का है ही नहीं ना, डेटा का ताल्लुक SEO से है ही नहीं। वो अलग है, वो अलग चीज़ है। SEO अलग चीज़ है, और वो जितने भी सर्च इंजन डॉलर्स होते हैं उसकी robot.txt फाइल होती है, और कुछ एनालिटिक्स के टूल होते हैं, गूगल एनालिटिक्स, और एक और भी टूल होता है
उसके ऊपर आप अपनी वेबसाइट को बेसिकली क्रॉल करा देते हो, तो वहाँ से फिर गूगल की नज़र में आ जाती है, फिर आप एसईओ को बेहतर करो और जाती है। लेकिन हर चीज़ के ऊपर हमें नज़र नहीं रखनी, एसईओ हमारी फील्ड नहीं है। एसईओ के बंदे अलग होंगे जो कि एसईओ करेंगे, हमारा काम है नॉर्मल एप्लीकेशन बिल्ड करना, स्टार्टिंग के अंदर छोटी, और लॉन्ग टर्म पे एक एआई बेस्ड स्मार्ट एप्लीकेशन जो हमारा टारगेट है वो है। चलें हम फिर आगे स्टार्ट करें, काफ़ी अच्छा बस इसको करते हैं, फिर आपका जो है ना सैनिटी का जो मसला है उसको रैप करेंगे, रिजॉल्व करेंगे, क्योंकि ये चीज़ क्लियर करनी थी मुझे। आप लोगों ने अभी तक डेटा को भेजा है, और सबसे आसान तरीका जो भी सर फहद ने भी डिस्कस कर लिया वो कौन सा था, जेसन, जिसमें हमें पता है कि डेटा हमारा किस में जाता है, ऑब्जेक्ट फॉर्म में, की वैल्यू पेयर में, सही है, जिसकी आपको लाइव एग्जाम्पल भी दिखा दी, सही है। सबसे पहले जेसन से भी पहले हमारे पास जो डेटा फ्रंट एंड टू बैक एंड डिलीवर होता था ना, वो किससे होता था, एक्सएमएल के थ्रू। हाँ, हमारे पास जेसन से पहले जो मेथड यूज होता था ना, वो कौन सा था, एक्सएमएल फॉर्मेट। और आपको एक्सएमएल फॉर्मेट की एक पिक्चर भी दिखा दी है, कितना हेक्टिक तरीका ये है। इस हेक्टिक तरीके को खत्म करने के लिए आपके पास कौन सा तरीका आया, जेसन फॉर्मेट आ गया, ठीक है। अच्छा, इसकी फुल फॉर्म शायद एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज है ना, यानी आपकी जो HTML की तरह के टैग्स होते हैं, उसको बस जो भी डेटा हमें भेजना होता है ना, जैसे मुझे पर्सन का डेटा भेजना है तो मैंने एक पर्सन का HTML का टैग बना दिया। नेम अगर मुझे हमें ऑब्जेक्ट के अंदर हमें नेम की प्रॉपर्टी चाहिए तो हम क्या करते हैं, नेम की प्रॉपर्टी लिख के उसके आगे वैल्यू लिखते हैं। लेकिन XML में हम नेम का टैग बनाते हैं, उसके अंदर फिर क्या करते हैं, उसकी वैल्यू रखते हैं। तो ये XML फॉर्मेट कहलाता है, जो है ना, यानी ये कुछ इस तरीके का होता है। अगर मुझे पर्सन का डेटा चाहिए तो मैं सबसे पहले पर्सन का टैग बनाऊंगा, उसके अंदर अगर मुझे उसकी नेम की प्रॉपर्टी चाहिए तो मैं नेम का टैग बनाऊंगा, और फिर उसके अंदर लेट्स सी मुझे डेटा चाहिए तो मैं डेटा डाल दूंगा, सही है। अगर मुझे वो चाहिए फुल कुछ भी चाहिए, लेट्स सी मुझे इसकी डेट ऑफ बर्थ चाहिए तो मैं क्या करूंगा, डेट ऑफ बर्थ का टैग बनाऊंगा, और इसके अंदर मैं अपना, लगता आसान है ये ना, लेकिन जब इसको आप पार्स करने जाते हो ना तो बस ये फिर अजियत बन जाता है। इसी तरीके से इसके होते हैं, इसके अपने भी मेथड होते हैं। इसके अलावा एक और भी चीज होती है, हम सर्वर के थ्रू HTML भी रिटर्न कर सकते हैं। आपके पास कोई भी H2 का टैग होगा, वो भी आप बैकएंड के थ्रू फ्रंट एंड के ऊपर रिटर्न कर सकते हैं। इसकी सबसे बेहतरीन एग्जांपल आपकी Next.js है। ये आपका जो काम कर रहा है Next.js, आप क्या करते हो, Next.js के ऊपर कोई भी प्रोजेक्ट बना लेते हो, सही है। लेट्स सी कोई मेरी Next.js की एप्लीकेशन पे आता है, Next.js की एप्लीकेशन के आने पे जैसे ही कोई मेरा URL हिट करता है तो मेरी सर्वर पे एक रिक्वेस्ट आती है। Next.js का सर्वर क्या करता है, उस रिक्वेस्ट को पार्स करता है, यानी उस रिक्वेस्ट को कैलकुलेट करता है। कैलकुलेट करने के बाद उसके बिहाफ पे मुझे पूरी की पूरी एक HTML रिटर्न करके दे देता है, और वो HTML पूरी की पूरी मेरी फ्रंट एंड पे आके प्रिंट हो जाती है। तो हमारे खास तौर पे Next.js हो गई, Next हो गई, जो हमारे ऐसे फ्रेमवर्क है जो फ्रंट एंड से सर्वर से डेटा, फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों कर रहे हैं, तो उसके ऊपर जो हमारे कौन सा यूज होता है, HTML का डेटा पार्स होने में मिल रहा होता है। बाकी हमारा पाइथन के ऊपर एक फ्रेमवर्क है जेंगो भी इसी फ्रेमवर्क के ऊपर, इसी मेथड के ऊपर चलता है कि वो HTML आपकी पूरी की पूरी रिटर्न कर देता है। इसके अलावा एक और भी रिस्पॉन्स टाइप होता है जिसको हम कहते हैं टेक्स्ट या टेक्स्ट टाइप रिस्पॉन्स टाइप होता है। ये सबसे लाइट वेट होता है। जिस तरह आप response.json करते हैं उसी तरीके से response.text करते हैं। इसके अंदर नॉर्मल आप जो है, आपका कोई भी डेटा वो होगा, वो आपका स्ट्रिंग फॉर्मेट के अंदर जा रहा होगा। इसका काम सिर्फ यही है। तो अभी मैंने आपको कितने 4 रिस्पॉन्स टाइप बता दिए। पहला JSON हो गया, दूसरा XML हो गया, XML की डिटेल बता दी। अच्छा, XML ज्यादातर जो होता है ना आपका PHP Laravel टाइप का, उसमें ज्यादातर आपका ये यूज होता है, XML फॉर्मेट जो होता है, मैंने जहां तक इसको यूज करा है। HTML फॉर्मेट, हाँ, SOAP API इसके ऊपर भी यूज हो रही है। HTML का मैंने आपको एग्जांपल बता दी। आपकी जितनी भी मेटा फ्रेमवर्क्स हैं, यानी जो आपका फ्रंट एंड फ्रेमवर्क के ऊपर बने हुए, रिएक्ट का नेक्स्ट आ गई और गेट्स भी आ गई। Vue.js का अपना नेक्स्ट होता है,
एंगुलर का एनालॉग है। तो ये सारे आपके मेटा फ्रेमवर्क है, यानी फ्रंट एंड फ्रेमवर्क के ऊपर एक और फ्रेमवर्क बना हुआ है। तो ये सारे जो आपके मेथड्स होते हैं सर्वर से आपको HTML पूरी रिटर्न कर रहे होते हैं, सर्वर साइड रेंडरिंग जिसको हम कहते हैं, वो कौन सा यूज करते हैं, HTML। इसी तरीके से हमारे पास एक होता है टेक्स्ट, response.json की तरह response.text। इसका काम सिर्फ क्या होता है, ये आपको सिर्फ नॉर्मल छोटी सी स्ट्रिंग रिटर्न करता है स्ट्रिंग फॉर्मेट में। तो हमने चार टाइप्स पढ़ लिए रिस्पॉन्स टाइप्स जो होते हैं ना, जो हमें सर्वर से रिटर्न हो रहे होते हैं। इसके अलावा भी टाइप्स होती हैं, उसको एक्सप्लोर कर लेना। आई गेस API की थ्योरी सबको क्लियर हो गई है ना यहाँ तक? बस ठीक है, यहाँ पे API की थ्योरी रखते हैं, ब्रेक दे दे, चले 5 मिनट का ब्रेक दे देते हैं। हाँ मैं इसकी फाइल भेज दूंगा, एक्सेल के ऊपर डायरेक्ट हो लेगा, ठीक। हाँ एक इमेज भी